फटाफट से लिंक शेयर कर दीजिए आप सभी अपने कलीग्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, प्यारे प्यारे साथियों के साथ में, ताकि मैक्सिमम लोग इस क्लास को अटेंड कर सकें। फटाफट भेज दीजिए, सभी को शेयर कर दीजिए आप सभी लोग अपने ग्रुप्स में। फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको रिवाइज करते हुए। चलिए, ऑल क्लियर, वेरी गुड। चलिए, तो हम जब तक बाकी सभी लोग ज्वाइन करेंगे, हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कल हमने क्या क्या देखा, है ना। जैसे हम सीरियल्स देखते तो रिकेप देखना होता है हमें, तो हम बस रिकेप देख रहे हैं। तो कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था लेवल ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का एक सिंपल सा अर्थ होता है कि आपको बचाव करना है, जिस कंडीशन पे आप हैं उससे पहले बचाव हमें करना है। सिर्फ डिजीज से बचाव करना इज नॉट द मेन थिंग ऑफ प्रिवेंशन। सर, प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन कितने वीक पर होता है? भावेश भट्ट जी, देखिए वैसे तो मैं कम्युनिटी का टीचर हूँ, ठीक है, मुझे इतनी ज्यादा ओबीजी नहीं आती है। मंडा सर की क्लासेस होती हैं तो मंडा सर बहुत अच्छे से आपको बता सकते हैं। बट हाँ, मैं ये बता सकता हूँ प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन तो नहीं होता है। इम्प्लांटेशन जायगोट का होता है, जो कि फर्टिलाइजेशन के 6th डे हो जाता है, ठीक है। इम्प्लांटेशन वहां से स्टार्ट हो जाता है 6th डे से, जहां तक मुझे आइडिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा ये चीजें धुंधली धुंधली सी याद है, ज्यादा अच्छे से याद नहीं है मुझे कि मैं आपको एकदम एग्जैक्ट बता सकूं वो चीज। आप मंडा सर से ये सवाल पूछें, वो आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन कब होता है, जायगोट का इम्प्लांटेशन कब होता है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूं इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन के 6th डे हो जाता है, या 6th डे पे वो अपनी लोकेशन पे पहुंच के 6th डे से इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। प्लेसेंटा उसके काफी वीक बाद फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, लाइक टाइम लग जाता है प्लेसेंटा को बनते बनते। चलिए, तो कंटिन्यू करते हैं हम लेवल ऑफ प्रिवेंशन के साथ में। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। जो आपका लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है, हमें डिजीज से बचाना होता है। सिर्फ डिजीज से नहीं, हमें बहुत सारी चीजों से बचाना होता है, जिसमें हमने देखा कि साइन एंड सिम्टम्स या फिर डिजीज अपीयर होने से पहले एंड डिजीज अपीयर होने के बाद में भी लेवल ऑफ प्रिवेंशन यूज किए जाते हैं। सिम्टम्स अपीयर होने से पहले जो आपका लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं वो बेसिकली प्रीमोर्डियल एंड प्राइमरी है, ठीक है। सिम्टम्स अपीयर होने के बाद में हम सेकेंडरी एंड टर्सरी यूज करते हैं। देन इसके बाद अगर मैं बात करूं आगे, मैंने आपको एक चार्ट बनवाया है छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा चार्ट था, ठीक है, जिससे हम लोग लास्ट में फिर से रिवाइज करेंगे कि आप किस तरह इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको मैंने ये याद करवाया था कि भैया प्री मोर्डियल की अगर मैं बात करूं तो प्री मोर्डियल का मेन पर्पज इज प्रिवेंशन फ्रॉम द रिस्क फैक्टर, प्राइमरी का मेन पर्पज इज प्रिवेंशन फ्रॉम द डिजीज, एंड द सेकेंडरी का मेन पर्पज इज प्रिवेंशन फ्रॉम द कॉम्प्लिकेशन, एंड द टर्सरी का मेन पर्पज इज द प्रिवेंशन फ्रॉम द डिसएबिलिटी। ओके, आगे हम बात करते हैं किस तरह से ये प्रिवेंशन किए जाते हैं, वो हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा डिफरेंस बिटवीन प्री मोर्डियल एंड प्राइमरी प्रिवेंशन, जो कि एक बहुत बड़ा हमारा कंफ्यूजन का विषय बना रहता है हमारे ये इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। सबसे पहली बात तो इस टॉपिक में बिल्कुल भी पैनिक होकर के ज्यादा आपको वो नहीं होना है। बहुत इजी सा, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आता है, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं प्री मॉडल प्रिवेंशन एंड प्राइमरी प्रिवेंशन। प्री मॉडल में कुछ मैंने बेसिक डिफरेंस आपको बताया था कि यहाँ पे रिस्क फैक्टर अब्सेंट होता है, यानी कि अभी तक बच्चा
सिगरेट पीना चालू नहीं किया है तो आप क्या यूज कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं। उसके बाद में अगर मैं बोलूं कि जब बच्चे ने क्या कर दिया कि जब स्मोकिंग चालू कर दी, अब आप उसे सिर्फ क्या कर सकते हैं, छुड़वा सकते हैं, रोकने जैसा काम वहां पे नहीं रहेगा। ठीक है, तो आगे के लिए हम बात कर रहे हैं कि यहां पर जो आपका प्री मोडियल प्रिवेंशन होता है, इसमें जो मोड होता है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन देना होता है। वहीं आपके प्राइमरी में आपको एजुकेशन के साथ साथ आप स्पेसिफिक प्रोटेक्शन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के फॉर्म में कोई एक्शन हो सकता है, कोई डिवाइसेस हो सकती है, कोई टेक्निक्स हो सकती है। ठीक है, इसके बाद मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर कंफ्यूजन होने का मेन रीजन क्या है। यहां पे कंफ्यूजन होने का मेन रीजन है आप लोगों का एजुकेशन। यहां भी एजुकेशन है और यहां भी एजुकेशन है, बट इन एजुकेशन में डिफरेंस क्या है, यहाँ की जो आपकी प्री मॉडल की एजुकेशन होती है वो जनरल एजुकेशन होती है, वहीं आपकी जो प्राइमरी में एजुकेशन है वो स्पेसिफिक एजुकेशन होती है टू ए स्पेसिफिक पॉपुलेशन। हमने एग्जांपल दिया था कि जनरल एजुकेशन एंड स्पेसिफिक एजुकेशन अलग अलग कैसे है। तो जनरल एजुकेशन जैसे हमने बोला पर्सनल हाइजीन, अब पर्सनल हाइजीन में कुछ भी हो सकता है, पर्सनल हाइजीन इज नेसेसरी फॉर एवरीवन। ठीक है, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इसको नहीं करनी, लाइक छोटा है तो इसे पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करनी है, बूढ़ा है इसे नहीं करनी है, यंग है उसको करनी है, ठीक है, मेल है उसको पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करनी है, फीमेल है उसको करनी है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्या ऊपर नीचे होती रहती है। बट बेसिकली अगर आप देखेंगे स्पेसिफिक एजुकेशन की तरफ आप जाएंगे तो वहां पर एक ग्रुप स्पेसिफिक होगा, कुछ ना कुछ पॉपुलेशन को स्पेसिफाइड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने दिया आप लोगों को एजुकेशन ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन की जब हम एजुकेशन देते हैं तो यहां पर होता क्या है एक्चुअल में, मेंस्ट्रुअल हाइजीन की एजुकेशन में आप फीमेल को ही दे सकते हैं। क्या मेल कैंडिडेट्स को ये एजुकेशन देने का कोई फायदा है, या जो 5-6 साल की छोटी बच्चियां हैं उनको ये एजुकेशन देने का फायदा है? कोई फायदा नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ये एक तरह की स्पेसिफिक एजुकेशन है। फिर हमने देखा हैंड वॉश ट्रेनिंग टू चाइल्ड, इट्स एन जनरल टॉपिक, दैट मींस ये प्री मॉडल प्रिवेंशन में आएगा। मेरी आवाज फटी फटी आ रही है, ऐसा कोई इश्यू हो रहा है? और कोई किसी को भी ऐसा इश्यू आ रहा है, आवाज में क्लियरिटी के अंदर कोई दिक्कत है? ठीक है, फिर मैंने बोला हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारी जगह आ सकता है, लेकिन जब तक कुछ भी स्पेसिफाइड ना करे तो आप उसे हमेशा किस में कंसीडर करेंगे? प्राइमरी में ही कंसीडर करेंगे। बाकी आगे देखते जाएंगे तो आपको हेल्थ एजुकेशन की और भी चीजें क्या होती रहेंगी, क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, देन इसके बाद मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था बैलेंस डाइट के बारे में, एजुकेशन किस में रखेंगे? तो फटाफट मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि बैलेंस डाइट में एजुकेशन को किस में रखेंगे। फटाफट कमेंट करके बताइए एजुकेशन अबाउट बैलेंस डाइट, एजुकेशन अबाउट द बैलेंस डाइट। अगर आवाज में कोई भी इशू, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए कोई बात नहीं। देन हमने एग्जांपल देखे स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के। देन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में अगर मैं बात करूं इम्यूनाइजेशन, कॉन्ट्रासेप्टिव, पीपीई, तो अब मैं कल की क्लासेस के बेसिस पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। कल की क्लासेस के बेसिस पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। और मेरा क्वेश्चन है सबसे पहला कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है? हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कौन से लेवल का प्रिवेंशन है? चलिए, उसके अलावा आपका कीमो प्रोफाइलेक्सिस, तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो आप लोगों का कीमो प्रोफाइलेक्सिस है एंड जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, बेसिकली दोनों सेम ही है और दोनों ही आपके फेवरेट प्राइमरी के अंदर आते हैं। ये दोनों रिजेंबल हैं किसके? इम्यूनाइजेशन के। इम्यूनाइजेशन में तो हम क्या लाइव वैक्सीन दे देते हैं या किल्ड वैक्सीन दे देते हैं जिससे इम्यूनिटी बन जाती है, बट यहां पर हम क्या देते हैं? एंटीबायोटिक्स दे देते हैं या पर्टिकुलर
ड्रग्स दे देते हैं जो कि किस में काम आ जाती है कि एज ए कीमोप्रोफाइलेक्सिस। कीमोप्रोफाइलेक्सिस का भी मतलब यही है कि कुछ दवा देकर के बचाना, और मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का भी मेन पर्पस यही है। तो आई होप आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी। तो ये हमने रिवीजन कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग लगा रहे हैं सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन। नेक्स्ट इज सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन। सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन। तो अब मेरे आपसे क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन। देखो मैं एमसीक्यू नहीं करवा रहा हूं, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछता रहूंगा यहीं पर, ठीक है। तो फटाफट एक्टिव होकर के आंसर दीजिएगा, ऑप्शन देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन, फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। What is the main purpose of secondary level prevention? So I am expecting the answers from you. आप सभी एक्टिव पार्टिसिपेशन करें। कल अगर आपने चार्ट को सही से समझा है तो बिल्कुल आप आंसर देने के काबिल है। जी नहीं तरुण शर्मा जी, इम्यूनाइजेशन प्राइमरी में आएंगे, है ना। इम्यूनाइजेशन इज नॉट कम्स अंडर प्री मॉड्यूल प्रिवेंशन। बिल्कुल, वेरी गुड। प्रिवेंशन फ्रॉम द कॉम्प्लिकेशन, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, क्वेश्चन आता है कि प्रिवेंशन फ्रॉम द कॉम्प्लिकेशन इज विच लेवल प्रिवेंशन, दैट इज सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन। या फिर क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन। आंसर करेंगे हम लोग टू प्रिवेंट फ्रॉम द कॉम्प्लिकेशन। वेरी गुड। अब देखो सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन को करने के दो तरीके होते हैं। इसके क्या होते हैं, दो मोड होते हैं। एक होता है आप लोगों का, इसके मेन दो मोड होते हैं। एक होता है आप लोगों का इसके अंदर अर्ली डायग्नोसिस। एक क्या होता है आप लोगों का अर्ली डायग्नोसिस, एंड द सेकेंड वन इज अर्ली ट्रीटमेंट। सेकेंड वन इज अर्ली ट्रीटमेंट, समझ रहे हैं। तो अब देखिए जो आपका ये अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट जो है, इसमें क्या होगा, आपके जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, आपके दुनिया में जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, ऑल स्क्रीनिंग टेस्ट अर्ली डायग्नोसिस। कल मैं यही टॉपिक पढ़ा रहा था, लेकिन हमने बीच में इसको कर लिया था ब्रेक, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। दुनिया का हर एक टेस्ट किसके अंदर आता है, आपका अर्ली डायग्नोसिस के अंदर आता है। एंड आप अर्ली ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं गिविंग मेडिसिन। गिविंग मेडिसिन, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ अर्ली ट्रीटमेंट। आपको मेडिसिन देना है, आपको ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। तो ऑल स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स की, और आपसे मैं पूछूं कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कौन से लेवल का प्रिवेंशन है, मैंने आपसे कल भी ये पूछा था। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज विच लेवल प्रिवेंशन, इट्स सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन, है ना। बट एजुकेशन ऑन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन, बिकॉज यहां पर आपके सेकेंडरी के अंदर कहीं पर भी एजुकेशन की बात है ही नहीं, ठीक है। यहां पे एजुकेशन की बात है ही नहीं, सिर्फ एजुकेशन कहां पर है, आपके प्राइमरी के अंदर है या फिर प्री मॉड्यूल के अंदर है। बट यहाँ पे हम स्पेसिफाइड कर रहे हैं ना, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, क्या मेल को दोगे, क्या नहीं दोगे, तो इट्स ए पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन, है ना, जनरल एजुकेशन का पार्ट है। तो हम क्या करते हैं कि भैया इसको हम कंसीडर करते हैं प्राइमरी में। बट अगर कोई फीमेल आप बोलें कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन सिंपली बोला जाए, देन वो आपका आंसर होगा किसके अंदर, अर्ली डायग्नोसिस, एंड दैट मींस सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे कि कोई भी टेस्ट हो जाए, विडाल हो जाए, ठीक है, विडाल हो जाए, एलाइजा हो जाए, ठीक है। फिर मैं आपको बोलूं चाहे वो सीरम टेस्ट क्यों ना हो, चाहे वो पेप स्मीयर क्यों ना हो,
चाहे वो आरबीएस मॉनिटरिंग क्यों ना हो, और चाहे फिर वो बीपी मॉनिटरिंग ही क्यों ना हो, all diagnostic and screening test is comes under secondary level prevention. क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा अर्ली ट्रीटमेंट में। इसमें हमने लिखा गिविंग मेडिसिन इनटू वार्ड। ठीक है, वार्ड में आप क्या दे रहे हैं? एग्जांपल के तौर पे एक पेशेंट है, आप उसे क्या दे रहे हैं? एक एमआई की हिस्ट्री ऑफ एमआई का पेशेंट था, आप उसे क्या दे रहे हैं? वारफेरिन दे रहे हैं, टेबलेट वारफेरिन दे रहे हैं। दैट इज ए टाइप ऑफ अर्ली ट्रीटमेंट। आप कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं? कीमोथेरेपी दे रहे हैं, है ना, आप कीमोथेरेपी दे रहे हैं, आप फिजियोथेरेपी दे रहे हैं, आप फिजियोथेरेपी दे रहे हैं, आप साइकोथेरेपी दे रहे हैं, आप साइकोथेरेपी दे रहे हैं। एवरी थेरेपी इज कम्स अंडर सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन। क्लियर है? तो अब देखो उसके अलावा यहां पर क्या इंक्लूड किया जाता है? ऑल मेजर सर्जरीज, सॉरी ऑल माइनर सर्जरीज। ऑल माइनर सर्जरीज किसके अंडर में आती हैं? ऑल माइनर सर्जरी कम्स अंडर बिल्कुल। हेल्थ चेकअप कैंपेन भी सेकेंडरी होगा। स्कूल के अंदर बच्चों की जो ग्रोथ मॉनिटरिंग होती है वो भी सेकेंडरी होता है। ठीक है, कोई भी स्क्रीन टेस्ट एक्सेप्शन की जब तक कि कुछ स्पेसिफाइड मेंशन ना किया जाए। ठीक है, नॉर्मली पूछा जाएगा तो आपको कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट हो, कोई भी स्क्रीनिंग हो, आपको क्या करना है? सेकेंडरी ही करना है। ठीक है, ऑल माइनर सर्जरीज लाइक कैटरेक्ट सर्जरी, ठीक है, ये किसके अंडर में आती है? स्माइल सर्जरी। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरीज, तो ये सब क्या होती हैं? माइनर सर्जरी के अंदर में आती हैं। इसमें किडनी ट्रांसप्लांट मत कर देना, इसमें हार्ट ट्रांसप्लांट मत कर देना, बड़ी सर्जरी इसके अंदर इंक्लूड मत कर देना। जितनी भी आपकी माइनर है, जो माइनर ओटी में परफॉर्म की जा सकती है, दैट इज सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। मैं लिख देता हूं, विच इज नॉट ए सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन। इनमें से कौन सा सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन नहीं है? इनमें से कौन सा सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन नहीं है? ठीक है, आपको आंसर करना है। सबसे पहली बात तो ऑप्शन ए, गिविंग मेडिसिन इन वार्ड, गिविंग मेडिसिन इन वार्ड। ठीक है, ऑप्शन बी डॉट्स, ऑप्शन सी रेगुलर लिपिड प्रोफाइल, रेगुलर लिपिड प्रोफाइल इन पेशेंट हिस्ट्री विद एमआई। जिसको एमआई की हिस्ट्री है उस पेशेंट में रेगुलर लिपिड प्रोफाइल, एंड द डी कैटरेक्ट सर्जरी। फटाफट कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फटाफट कमेंट करके बताइए, फटाफट कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। डी, सी, इसके अलावा चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए अब यहां पे देखो, पहला आंसर तो आपको क्या आना चाहिए कि भैया गिविंग मेडिसिन इन वार्ड, ये क्या है? ये भी एक तरीके का सेकेंडरी है। ठीक है, ये भी एक तरीके का क्या है? सेकेंडरी है। डॉट्स इज ऑल्सो ए सेकेंडरी, क्योंकि इसमें डायग्नोसिस भी होता है एंड ट्रीटमेंट भी होता है, दोनों होता है। रेगुलर लिपिड प्रोफाइल, ये भी सेकेंडरी
एंड कैटरेक्ट सर्जरी तो अभी अभी लिखाया ही है, ये भी सेकेंडरी। तो अब आंसर कैसे करें? तो देखो इसका आंसर करने का एक सिंपल सा तरीका है, हमेशा ध्यान रखिए जब कभी भी ऐसा धर्म संकट फंस जाए और आपको ना समझ आए कि मुझे क्या करना है, तो आप बेसिकली क्या करें, इसको स्विच कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? स्विच कर सकते हैं। कैन बी स्विच इनटू प्राइमरी। ठीक है, आप इसको किसमें स्विच कर सकते हैं? प्राइमरी में कर सकते हैं, या अगर टर्सरी में सेट बैठे तो टर्सरी, मैक्सिमम सेट बैठेगा कहां पे? प्राइमरी में। तो आप इसको स्विच कर सकते हैं। ठीक है, ये एडजस्टमेंट सह लेगा, ये लेस प्रायोरिटी सह लेगा, लेकिन अर्ली ट्रीटमेंट को कभी भी सेकेंडरी से बाहर मत रखिएगा। मान लीजिए बाय चांस यहां पर क्या होता है इस क्वेश्चन के अंदर, ये तीसरा ऑप्शन भी क्या होता, ये तीसरा ऑप्शन भी कुछ आपका डायग्नोसिस वाला होता, तो ज्यादा बेहतर है कि आप उसे छोड़ दें, या आप यहाँ पे उसको डॉट्स आंसर भी यहाँ पे आप कर सकते थे। इज दैट क्लियर? तो ये एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ऑल हेल्थ प्रोग्राम्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इनको किस में रखते हैं? मेरा एक क्वेश्चन है, ऑल हेल्थ प्रोग्राम्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट या मेजोरिटी ऑफ द हेल्थ प्रोग्राम्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट कम्स अंडर विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन? फटाफट कमेंट करके बताइए। हाँ, तो प्राइमरी है ना। तो हम लोगों को क्या लगता है इसका आंसर? बेसिकली प्राइमरी ही लगता है ना, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं वो प्रिवेंशन को लेकर के होते हैं, है ना, कि लाइक हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रिवेंशन कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि आपकी एक बुक है के पार्क, है ना, या आप बोल सकते हैं आपकी एक बुक आती है विपिन जैन सर की, है ना। तो इन सभी बुक के अंदर यहां पर ऑल हेल्थ प्रोग्राम्स को क्या माना गया है? सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन में माना गया है। और एग्जामिनर भी अगर ये क्वेश्चन देगा तो वो सेकेंडरी लेवल ही मानेगा, क्योंकि वो ये जो लाइन है उसमें मैक्सिमम को क्या माना गया है? सेकेंडरी माना गया है। हालांकि आप प्रैक्टिकल बेसिस पे जब इसे देखेंगे, जब आप इसे चेक करेंगे, तो आपको प्राइमरी ही मिलेगा मैक्सिमम जगह, है ना। बट इनको बहुत सारे लोगों से डिस्कस करने के बाद में जो ओवरऑल कंक्लूजन निकला है हमारा, कि अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है ऑल हेल्थ प्रोग्राम्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, तो क्वेश्चन का वो आंसर क्या मानने वाला है? सेकेंडरी लेवल ही मानने वाला है। तो वहां पर हमें क्या कर लेना है? इसे वही कंसिडर करके इसको याद में कर लेना है। हमारा मन बार बार क्या बोलेगा? प्राइमरी कर, बट प्राइमरी नहीं करना है। इसका आंसर आपको सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन करना है,
क्योंकि हमारी बुक्स जो हैं जिनको हम मेनली कंसीडर करके रेफरेंस लेके आंसर लिखते हैं, उनमें ये क्या बोला गया है, उनमें ये क्या बोला गया है, उनमें इसे कंसीडर किया गया है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। आई होप क्लियर होगा यहां तक आप लोगों को। आगे चलें, चलिए। ओके, तो ये है हमारा ऑल अबाउट द सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट एंड द लास्ट, टर्सरी लेवल प्रिवेंशन। टर्सरी लेवल प्रिवेंशन, तो जो हमारा टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है, जो हमारा टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है, इसकी खास बात क्या है? पहले वाला कौन सा क्वेश्चन, ये वाला, विच इज नॉट ए सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन। देखिए सारे ऑप्शन तो क्या है, सेकेंडरी के हैं, ठीक है। आप किसी को भी ऐसा नहीं बोल सकते कि सेकेंडरी का नहीं है, सब सेकेंडरी के हैं। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाएं तो द सेफेस्ट आंसर क्या होगा कि आपके ऑप्शन में जो डायग्नोसिस वाला है, जो क्या है डायग्नोसिस वाला है, इन दोनों में या तो क्या होगा, अर्ली डायग्नोसिस होगा या अर्ली ट्रीटमेंट होगा। तो इस कंडीशन में आप क्या करें, डायग्नोसिस वाले का बलिदान दे दे, डायग्नोसिस वाले को लेस प्रायोरिटी पे रखें, ठीक है, डायग्नोसिस वाले को लेस प्रायोरिटी पे रखें। और उस हिसाब से यहाँ पे डायग्नोसिस पे कौन है आपका, सी जो ऑप्शन है, रेगुलर लिपिड प्रोफाइल। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, रेगुलर लिपिड प्रोफाइल। क्लियर है? चलिए अब देखिए हम बात करें टर्सरी लेवल प्रिवेंशन। और अगर मैं टर्सरी लेवल प्रिवेंशन की बात करूं तो यहाँ पे जो मोड होता है हमारा मेनली वो क्या होता है, रिहैबिलिटेशन होता है। मेन मोड क्या होता है हमारा, रिहैबिलिटेशन। तो रिहैबिलिटेशन का सिंपल क्या मीनिंग होता है, अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो हम बोलते हैं रिस्टोर देयर मैक्सिमम फंक्शनिंग, रिस्टोर देयर मैक्सिमम फंक्शनिंग। इसका क्या मतलब है, अगर किसी की मैक्सिमम फंक्शनिंग को क्या करना है, रिस्टोर करना है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ, उसके लेग्स एम्पुटेट करने पड़ गए, हमने क्या किया, प्रोस्थेटिक लेग्स लगा दिए। अब प्रोस्थेटिक लेग्स से वो क्या कर सकता है, जो हम सब काम कर सकते हैं, वो वॉक कर सकता है। लेकिन वो बोले कि सर मुझे इन प्रोस्थेटिक लेग्स से यूसेन बोल्ट बनना है, मुझे इस लेग्स से यूसेन बोल्ट बनना है, तो क्या वो बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। भाई तेरे पैर चले गए हैं, तू इससे चल सकता है, इससे भाग नहीं सकता। समझ रहे हो, यानी कि आप बस उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग थी उसकी उसको मैनेज कर दीजिए। जैसे मान लीजिए किसी बाढ़ में किसी का कोई ऑक्यूपेशन चला गया है ना, आपने उसे क्या बोला, ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन कर देते हैं सर आपका। तो आप उसे क्या दे देंगे, एक बेसिक कामकाज दे देंगे कि भाई जिससे आप क्या कर सकें, अपनी जीविका चला सकें, आप अपना घर बार चला सकें, ठीक है। लेकिन वो बोले नहीं, मुझे अंबानी का रिलायंस दे दीजिए एज ए रिहैबिलिटेशन, तो ऐसा नहीं होगा। आप उसे एक छोटा मोटा दुकान दे देंगे कि भाई यहाँ पे आप अपना काम वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो रिहैबिलिटेशन में मेनली यही चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। उसके अलावा रिहैबिलिटेशन में अगर मैं बात करूं तो यहां पर इसका यूज कैसे होता है, तो रिहैबिलिटेशन में क्या होता है, लाइक कंडीशन वॉश हो चुकी है ना। मेन पर्पस क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशन भी हो चुका है, कॉम्प्लिकेशन भी हो चुका है, अब है कि डिसेबिलिटी ना हो जाए, इसे कोई परमानेंट डिसेबिलिटी ना हो जाए। ऐसा ना हो कि ये एकदम से काम करना बंद कर दे, एकदम से इसको क्या हो जाए, डिसेबल हो जाए। उससे हमें प्रिवेंट करना होता है ना, प्रिवेंशन फ्रॉम द डिसेबिलिटी, या फिर कॉम्प्लिकेशन को मिनिमाइज करना, या फिर कॉम्प्लिकेशन को क्या करना, मिनिमाइज करना। क्या करना, कॉम्प्लिकेशन को मिनिमाइज करना। ये इसका क्या हो सकता है, मेन पर्पस हो सकता है ना। या तो कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करना इज सेकेंडरी, मिनिमाइजिंग द कॉम्प्लिकेशन इज टर्सरी। समझ पा रहे हो? दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, दोनों एग्जाम में रिपीटेड हो चुके हैं, बहुत बार पूछे जा सकते हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करना इज सेकेंडरी, कॉम्प्लिकेशन से बचाना इज सेकेंडरी, लेकिन कॉम्प्लिकेशन को क्या करना, मिनिमाइज करना, कॉम्प्लिकेशन को मिनिमाइज करना इज टर्सरी।
समझ रहे हो, दोनों में डिफरेंस ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करूं यहां पर आपसे कि टर्सरी लेवल में और क्या चीजें आती हैं, तो टर्सरी लेवल के अंदर जो चीजें इंक्लूड की जाती हैं, ऑल मेजर सर्जरीज, ऑल मेजर सर्जरी, जितनी भी बड़ी बड़ी सर्जरियां हैं वो सारी किसमें इंक्लूड की जाती हैं, आपके टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, लाइक हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, बाईपास कर दिया गया, पेस मेकर लगा दिया गया, यूरिनरी ब्लैडर का जो ट्यूमर है उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया गया, ये सब क्या हो जाती है, मेजर सर्जरीज हो जाती हैं। उसके अलावा यहां पे मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक इलनेस, मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक इलनेस, मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक इलनेस इज ऑल्सो टर्सरी लेवल प्रिवेंशन। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप मुझे उनका आंसर बताएंगे कि मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक इलनेस किस तरह से टर्सरी में है, उसके एग्जाम्पल कुछ बता देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे मैं आपसे पूछूं, हो सकता है कि कुछ और भी हो, है ना, तो आपको मुझे आंसर देने हैं। ठीक है, अब मैं आपको बेसिकली क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि गिविंग वारफेरिन टू पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ एमआई, बताइए फटाफट आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। अब क्वेश्चन ही रहे हैं, बस हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। गिविंग वारफेरिन टू पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ एमआई, विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन, which level of prevention is this? जी बिल्कुल, इट्स सेकेंडरी, इट्स सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन। गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल, लग रहा क्या आपको, जो लग रहा है वो सही लग रहा है। पूजा ढैया जी, अपने क्वेश्चंस के आंसर्स पे क्या रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, है ना। बिल्कुल सेकेंडरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिविंग इंसुलिन, गिविंग इंसुलिन टू पेशेंट of diabetic mellitus, question mark, what will be the answer? My next question is giving insulin to patient of diabetes mellitus, फटाफट कमेंट करके बताएंगे। सेकेंडरी होगा, मुकुल मेघवाल जी सेकेंडरी, तरुण शर्मा बोल रहे हैं टर्सरी, देन महिमा सिंह आंसर दे रहे हैं सेकेंडरी। तो देखिए, आप मुझे एक ये चीज बताइए, आपने आज तक, देखिए यहां पर क्या दे रखा है, इंसुलिन दे रखा है, ठीक है, और यहां पर आपने क्या कर रहे हैं, आपने आज तक कितने पेशेंट देखे हैं जिसने इंसुलिन लिया और वो ठीक हो गया, उसका डायबिटीज मेलाइटस ठीक हो गया? ऐसा देखा है क्या कभी? ऐसा नहीं होता है। दूसरी कंडीशन, डायबिटिक मेलाइटस क्या कभी सही होता है? नो, इट्स ए क्रॉनिक इलनेस, इट्स एन क्रॉनिक इलनेस, इट्स एन क्रॉनिक इलनेस। गेटिंग माय पॉइंट? डायबिटिक मेलाइटस है तो ये क्रॉनिक इलनेस है। दूसरा, इंसुलिन से कभी ट्रीटमेंट नहीं होता, जस्ट आप क्या कर सकते हैं, उसे मैनेज करके रखते हैं कि शुगर बढ़ ना जाए। तो यहां पर जब क्रॉनिक इलनेस का मैनेजमेंट है तो इट्स टर्सरी लेवल प्रिवेंशन, टर्सरी लेवल प्रिवेंशन। क्लियर है यहां तक? चलिए, रिया जायसवाल क्या डाउट है? आप नो सर बोल रहे हैं।
सर हिपेरिन से हार्ट डिजीज भी सही नहीं होती, फिर किससे सही होती है? पूजा जी बताइए। आप जब वारफेरिन दे रहे हैं, देखिए हार्ट अटैक कब आया, हार्ट अटैक या एमआई कब हुआ? एमआई कब होगा? जब हार्ट पे क्या होगा, कहीं ना कहीं ब्लड सप्लाई में क्या होगा, कहीं पर ब्लॉकेज होगा। ठीक है, कहीं पे क्या होगा, ब्लॉकेज होगा। तो अब हिपेरिन, अब इस जब ब्लॉकेज को आपको क्या करना है, पहली बात तो डिसॉल्व भी करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, डिसॉल्व भी करना है। दूसरा, अगर ब्लड क्या होगा, अगर ब्लड क्या होगा, थिक होगा, अगर ब्लड थिक होगा तो क्या उससे यहां से पास होने में दिक्कत नहीं होगी? तो आपके पास दो तरीके हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास दो तरीके हैं, एक तो आप ब्लड को बहुत थिक है तो आप ब्लड को क्या कर दीजिए, थिन कर दीजिए, या फिर इस ब्लड का जो ये अभी क्लॉट बनता है यहां पर, या यहां पे जो भी क्लॉट एक्सवाइजेड जो भी है ना, अगर ये नॉर्मली ब्लड क्लॉट टाइप है तो आप इसे क्या कर दें, या तो डिसॉल्व कर दें। ठीक है, आपके ट्रीटमेंट में यही होता है, हिपेरिन इसीलिए देते हैं कि लाइक जो क्लॉट अगर नॉर्मल बन गए वो डिसॉल्व हो जाए, या ब्लड अपना पतला होकर के यहां से पास हो जाए, ताकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर बनी रहे। तो यहां पर अब ब्लड को थिन करने का काम कौन कर रहा है? वारफेरिन तो कर रहा है, यही तो मेन पर्पस है। वारफेरिन ही तो ब्लड को पतला करने का काम कर रहा है। समझ में आ गया? पूजा डैया जी, गेटिंग माई पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं है आपको? और दूसरी बात, एमआई इज नॉट ए क्रॉनिक इलनेस, एमआई इज नॉट ए क्रॉनिक इलनेस। अपने दिमाग से ये बात सेट कर लीजिए, एमआई इज नॉट ए क्रॉनिक इलनेस। एमआई इज ए कंडीशन जो कि सडन अपीयर होती है एंड देन वो कंडीशन चली जाती है। ठीक है, अब वहां पर जो इन्फेक्शन हुआ एमआई की वजह से, उससे दिक्कतें होती है ना, लाइक, तो एमआई कंडीशन क्या है, एक क्रॉनिक इलनेस नहीं है ना, एमआई के साथ जीवन नहीं बिताया जाता। क्लियर है? चलिए, दूसरी आपसे मैं अगर क्वेश्चन पूछूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रेडी रहिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये भी। गिविंग लो प्रोटीन डाइट, giving low protein diet to a CKD patient, giving low protein diet to a CKD patient is which level prevention? I am waiting for your answers. Giving low protein diet to a CKD patient, क्या आंसर करेंगे? Giving low protein diet to a CKD patient, प्राइमरी, प्राइमरी, बिल्कुल। और किसी का कोई आंसर? देखिए, तो मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन करवा रहा हूं जहां पे दिक्कत आती है। आप क्या दे रहे हैं? लो प्रोटीन डाइट दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन दे किसे रहे हैं? सीकेडी पेशेंट को दे रहे हैं। क्या लो प्रोटीन डाइट देने से सीकेडी से बचा जा सकता है क्या? और पहली बात तो प्राइमरी तो तब दिया जाता है जब पेशेंट को डिजीज नहीं हुई है। याद करो, डिजीज होने से पहले प्रीमोडियल एंड प्राइमरी, डिजीज होने के बाद में सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो ये तो यहां पर इसने बता ही दिया कि सीकेडी का पेशेंट है, तो यहां तो कोई मतलब ही नहीं है, डिजीज तो हो चुकी है, डिजीज का खेत तो चिड़िया चुग चुकी है। अब क्या कर सकते हो भैया, सीकेडी तो हो गया, कोई इसको ज्यादा ऐसा ना हो कि क्रिएटिनिन बढ़ जाए, ब्रेन में चला जाए, ट्रिपल बी क्रॉस कर जाए और बंदा कोमा में चला जाए, सीजर्स आने लग जाए, ऐसा ना हो। तो हम क्या कर सकते हैं कि भैया इसको सीकेडी का पेशेंट है, अब सही तो हो नहीं सकता, रिवर्सिबल कंडीशन नहीं है। एकेआई होता तो देख लेते भैया, रिवर्स कर देते तुमको, लेकिन सीकेडी हो गया तो आप नहीं कर सकते। तो यहां पर लो प्रोटीन डाइट देना इज ए टर्सरी लेवल प्रिवेंशन, टर्सरी लेवल प्रिवेंशन। क्लियर है? क्या आपको समझ में आ रहा है चीजें? क्या आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं? देखिए, ऐसा मत सोचिएगा कि आपके दिए हुए आंसर्स अगर गलत हो रहे हैं तो आप
को कुछ आता नहीं है, नहीं आता है, आप यहाँ पर अपना 1 घंटा क्या कर रहे हैं, हमारे साथ लगा रहे हैं, तो कुछ चीजें सीखने के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। तो जब तक कोई चीजें सीखेंगे नहीं, आप अगर किसी ऐसी क्लास में यूट्यूब चैनल पे आप क्लास ले रहे हैं जिसमें आपको सारे आंसर्स आते हैं, ठीक है, आपको एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद सारे आंसर आ रहे हैं, मतलब आपकी लर्निंग क्या हुई, आपने अपने आप को चेक तो कर लिया, आपने आपको प्राउड फील कर लिया, लेकिन आपकी क्या वहां पर की क्या आपको कुछ लर्निंग मिली? जी नहीं, आपको लर्निंग नहीं है। बिल्कुल मोहित साक्या जी, डिजीज में ही क्रॉनिक है, बिल्कुल, है ना। तो आपकी वहां पे लर्निंग नहीं हुई, तो आपके जब क्वेश्चन गलत होते हैं तो खुश हुआ करो, ठीक है। जितना गलत अभी करोगे एग्जाम में उतना ही करेक्ट करोगे। लाइफ में ये फंडा अपना लो, सच बोल रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके टेस्ट सीरीज में कितनी रैंक आती है, ठीक है। जब हम पढ़ रहे थे हमारी टेस्ट सीरीज में बहुत पीछे रैंक आया करती थी, लेकिन जब फाइनल एग्जाम देने गए तो फोड़ के रख दिया एग्जाम को, ठीक है। आपको मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मैं आपको मेरे नोट्स दिखाऊंगा कभी ना कभी जरूर, ठीक है। आप देखिएगा मेरे कॉपी में मैंने कितने सारे पेपर करने के बाद में सॉल्व किए, लाइन बाय लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, है ना। तो आपको वही चीज करनी है, आपको जितने ज्यादा क्वेश्चन गलत करने हैं अभी कर लो, ठीक है, ताकि फाइनल एग्जाम में सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए, समझ रहे हो। अभी जो एक्सपेरिमेंट करना है कर लो। अभी मन करता है ना कि यार इस क्वेश्चन का आंसर लग तो ये रहा, बट ये करके देखता हूं, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, करके देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप लास्ट आ रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमने बहुत बार ऐसी चीजें देखी है जो टॉपर्स लगे होते हैं, ठीक है, वो कई बार फाइनल में उनका नहीं हो पाता। ऐसा नहीं बोल रहा कि लाइक उन पढ़ते नहीं, वो भी पढ़ते हैं, लेकिन हाँ कई बार किस्मत से नहीं हो पाता। लेकिन आप अगर मेहनत कर रहे हैं, आप टेस्ट सीरीज में भले पीछे आ रहे हैं, लेकिन आप ऊपर आ जाएंगे, बिल्कुल। तो बिल्कुल तरुण शर्मा जी, बिल्कुल फोड़ना है एग्जाम को। चलिए, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको इतना करवा दूंगा कि आप एग्जाम में गलत करेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज RBS monitoring, regular RBS monitoring, regular RBS monitoring in diabetic mellitus patient। क्वेश्चन मार्क, आंसर दीजिए फटाफट। रेगुलर RBS मॉनिटरिंग, आपको क्या लगता है, क्या लगता है जी, बताइए फटाफट। आपके आंसर्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। महिमा सिंह जी बोल रहे हैं प्राइमरी, पूजा ढैया जी बोल रहे हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी सेकेंडरी। अब देखिए फिर फंस गए ना, समझ रहे हो, फिर से फंस गए। जब सेकेंडरी के अंदर, समझिएगा, मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। जब आप सेकेंडरी के अंदर डायग्नोसिस करते हैं एंड ट्रीटमेंट करते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, अर्ली डायग्नोसिस। ये देखो ना, ये क्यों भूल जाते हो बार बार, डायग्नोसिस तो हो रखा है, डायग्नोसिस तो हो रखा है, अब डायग्नोसिस करके क्या करोगे, समझ रहे हो। डायग्नोसिस तो हो रखा है, और कैसी कंडीशन है, क्रॉनिक कंडीशन है। हम मैनेजमेंट कर रहे हैं रेगुलर RBS मॉनिटरिंग करके, भैया कहीं बढ़ तो नहीं रहा, देखते रहो कहीं बढ़ ना जाए। वो बोलते हैं ना, जैसे चौकीदार बोलता रहता है जागते रहो, तो आप भी RBS मॉनिटरिंग करके देख रहे हैं भैया, शुगर का पता चलता रहे, कहीं ऐसा ना हो कि हम मीठा खाएं बढ़ जाए और खत्म कहानी, है ना। और पता लगे कि बहुत डाउन चला गया, हम मीठा खा नहीं रहे, हमें चॉकलेट खाने की नीड थी और हम भूखे बैठे हैं, तो वहां भी लंका लग सकती है। तो बिल्कुल क्रॉनिक कंडीशन है, तो सेकेंडरी का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन को समझिए, लैंग्वेज को समझिए, फिर आप समझेंगे उसे। तो यहां पर भी ये क्या है, टर्सरी है। आई थिंक हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो अब मेरे हिसाब से टर्सरी का गलत नहीं करोगे, करोगे क्या अभी भी गलत, अभी भी कोई है जो गलत करेगा। चलो कुछ बेसिक बात हो जाए आपसे, किसका आंसर आप जरूर देखिएगा, आप उसे फिर से पढ़िएगा और आंसर देखिएगा, है ना। वहां पर सिर्फ फिर वहां पे DM नहीं होगा, ठीक है। जब आपने वो क्वेश्चन देखा है ना, वहां पे डायबिटिक मेलाइटिस नहीं होगा, वहां पे सिर्फ ऐसा होगा कि रेगुलर RBS मॉनिटरिंग, ठीक है, समझ रहे हो। अगर वहां पे उसने मेंशन कर दिया, आप छोड़ो, बुक में हो सकता है गलत भी, कहीं पे भी गलत भी दे देता है, आपको देखिए ना, कॉन्सेप्ट पे जाइए,
क्रोनिक डायग्नोसिस हो रखा है तो फिर टर्सरी करके क्या फायदा। आपसे मैं बोलूं नॉर्थ सेट क्लियर है बेटा, और फिर मैं आपको जैसे मान लो आप एम्स दिल्ली में बैठे और मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं बेटा ऐसे पढ़ाई करो ऐसे पढ़ाई करो, नॉर्थ सेट क्लियर हो जाएगा, एम्स दिल्ली मिल जाएगा, कोई सेंस है उस बात का? इज देयर एनी सेंस? है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब जो चीज हो चुकी है उस चीज को क्यों करना है, ठीक है, समझ रहे हो। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे, लाइक इन जनरल है ना, कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन से हट के थोड़ा कुछ क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, आप मेरे को आंसर देंगे, मुझे अच्छा लगेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ AKI? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ AKI? एक्यूट किडनी इंजरी या फिर एक्यूट रीनल फेलियर? एक्यूट रीनल फेलियर या AKI का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? फटाफट कमेंट करके बताइए, ऑप्शंस नहीं दूंगा, ठीक है। कोरा नॉलेज चाहिए एक बार हमें अभी फिलहाल। ऑप्शन जिस दिन क्वेश्चंस बनाएंगे, अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे, वो भी करेंगे, बट अभी फिलहाल हमें सीधा आंसर दीजिए आप पहले तो यही करने के लिए काबिल होने चाहिए। फटाफट कमेंट करके बताइए व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ AKI? इन्फेक्शन, ध्यान रखिएगा, मोस्ट कॉमन कॉज इज हाइपोक्सिया, ठीक है। कभी भी देख लेना जब रीनल फेलियर का कोई पेशेंट आता है ना, एक्यूट रीनल फेलियर का, उससे आप जब हिस्ट्री लेंगे ना, तो आप उससे हिस्ट्री लेंगे तो आपको मिलेगा उसको कोई ना कोई रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है, टीबी हो सकता है, COPD हो सकता है, कुछ ना कुछ उसको दिक्कत रही होगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अब ये सचिन वर्मा जी बिल्कुल सही बोले हैं, ट्यूबल नेक्रोसिस हाइपोक्सिया का मोस्ट कॉमन क्या कॉज है? सबसे पहला तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ AKI इज हाइपोक्सिया, देन उसके बाद में आप बोल सकते हैं क्या, हाइपोक्सिया का यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज नॉर्मली क्या देखने को मिलता है? ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ठीक है, ट्यूबुलर नेक्रोसिस, बिल्कुल करेक्ट, बहुत बढ़िया आपने ये वर्ड बोला, बहुत अच्छा था, ठीक है। चलो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ CKD? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ CKD? हाँ, और डिक्रीज ब्लड फ्लो इन किडनी को कंडीशन क्या कॉज करती है? किडनी का हाइपोक्सिया ही तो कॉज करती है। ये किससे करेक्टराइज्ड बाय होती है? करेक्टराइज्ड बाय एजोटीमिया, है ना, नाइट्रोजनस वेस्ट बढ़ जाते हैं, एजोटीमिया से रिप्रेजेंट होती है। अब मेरा मोस्ट क्वेश्चन है CKD का मोस्ट कॉमन कॉज, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ CKD? तो आंसर है AKI, एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी इंजरी, अगर एक्यूट रीनल फेलियर को टाइम टू टाइम मैनेज नहीं कर पाए तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका? बेसिकली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CKD में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, आपने अगर प्रॉपर मैनेज नहीं किया। चलिए ये थोड़ा, और CKD इज करेक्टराइज्ड बाय यूरीमिया, CKD is characterized by uremia, increase uric acid level, increased uric acid level, and the azotemia is increase ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी CKD की बात आई तो हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बिना किसी देरी किए। अब देखिए आपका एक क्वेश्चन आता है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं आपको 4 वर्ड लिख रहा हूं, डिजीज, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप नॉर्थ साइड में रिपीटेड क्वेश्चन है, एंड इंपेयरमेंट, 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 इनको एक सही सीक्वेंस के अंदर, सीक्वेंस के अंदर कि पहले क्या होता है फिर क्या होता है, सही सीक्वेंस में इनको मैनेज करें। फटाफट कमेंट करके बताइए इनका सही सीक्वेंस क्या होगा, इनका सही सीक्वेंस क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए।
DIDH, very good. DIDH. The trick is DIDH, where the first D is the disease. First D is disease. समझ गए? यानी कि सबसे पहले होगी disease, फिर होगी impairment, फिर होगा disability, and the last one is हैंडीकैप. डिजीज, इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप. बिल्कुल. अब इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है? मुझे इन वर्ड्स के मतलब जानने हैं. इन चारों मतलब वर्ड्स के मतलब जानने हैं मुझे. सबसे पहला वर्ड है डिजीज, दूसरा वर्ड है इंपेयरमेंट, तीसरा वर्ड है डिसेबिलिटी, and the last one is handicapped. तो समझिए, देखिए डिजीज क्या है, इंपेयरमेंट क्या है, डिसेबिलिटी क्या है एंड हैंडीकैप्ड क्या है. समझिए, डिजीज एक पर्टिकुलर कंडीशन है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंडीशन है, आप बोल सकते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन है, एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, बेसिकली कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया. एक मैं आपको इमेजिन करवा देता हूं. एक ऑटो ड्राइवर था, ठीक है, एक ऑटो ड्राइवर था, उसका क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया. दैट द एक्सीडेंट इज द डिजीज. The accident is the disease or any condition, ठीक है. अब उसके एक्सीडेंट में उसे क्या हो गया, मान लो उसको फ्रैक्चर हो गया, और उसे क्या करना पड़ा, अपना लेग एम्पुटेट करवाना पड़ा. तो बेसिकली इसमें क्या होता है, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल लॉस. तो होगा क्या, मान लो वो क्या हो गया, फिजिकल लॉस में उसके लेग्स चले गए, एंड द फिजियोलॉजिकल लॉस, ही कांट वॉक, वो चल नहीं पाएगा. समझ गए? तो ये क्या होगा आपका इंपेयरमेंट, कि वो चल नहीं पा रहा. डिजीज इज एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट की वजह से मान लो वहां पे क्या हो गया, उसको नेक्स्ट फ्रैक्चर हुआ, जिसकी वजह से उसका एनाटॉमिकल लॉस हुआ, और अब वो चल नहीं पा रहा, तो फिजिकल लॉस हुआ. तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल लॉस. देन हम बात करते हैं व्हाट इज डिसेबिलिटी. ही कांट डू रूटीन वर्क, है ना. अब वो क्या नहीं कर पाएगा, अपना रूटीन वर्क नहीं कर पाएगा, वो ऑटो नहीं चला पाएगा. दिस इज डिसेबिलिटी. वो क्या नहीं कर पाएगा, ऑटो नहीं चला पाएगा. दिस इज डिसेबिलिटी. एंड द लास्ट वन, अब उसका जो सोसाइटी में रोल था, वो ऑटो चला करके क्या करता था, अपनी फैमिली को चलाता था, है ना. समझ रहे हो, वो अपनी फैमिली को जो रोल था, फैमिली में रोल था, उसे पूरा करता था. तो वो नहीं कर पाएगा. ही कांट प्ले फैमिली रोल. वो अपने फैमिली में अपना रोल प्ले नहीं कर पाएगा. अब उसके पास कमाने का कोई चारा नहीं है, वो कैसे ऑटो ड्राइविंग करेगा. तो अब हमें इसका क्या करना होगा, हमें इसका रिहेबिलिटेशन करना होगा. जैसे ही इसका यहाँ पे लेग हुआ, हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोस्थेटिक लेग लगाना पड़ेगा. इससे उसकी डिसेबिलिटी भी दूर हो जाएगी, है ना, और यहाँ पर उसका हैंडीकैप्ड भी दूर हो जाएगा. वो उसको आप ऐसी गाड़ी दे सकते हैं जो कि सिर्फ हाथों से रेगुलेट हो, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं. बेसिकली हैंडीकैप्ड इज नॉट ए फिजिकल टर्म, इट्स एन सोशल टर्म. बेसिकली हैंडीकैप्ड इज नॉट ए फिजिकल टर्म, इट्स ए सोशल टर्म. यानी कि जो उसका सोसाइटी में रोल था, अगर वो नहीं प्ले कर पाया, तो वो क्या है, हैंडीकैप्ड है. जो आपका कोटा मिलता है ना, वो बेसिकली इसीलिए मिलता है ना, क्योंकि वो एक, अगर बंदा पैर कट है और उसको कोई फिजिकल काम करना है तो वो नहीं कर पाएगा. तो गवर्नमेंट प्रमोट करती है कि ताकि वो एजुकेट हो, है ना, इजीली वो पढ़ सके. दूसरी बात, जैसे आप लोगों ने एक रिसेंट केस देखा होगा, एम्स दिल्ली नहीं, जो कंबाइंड एम्स का एक पेपर हुआ था,
ठीक है, 2018 में वैकेंसी आई थी और पेपर हुआ था उसका 2020 में। 2 साल तक वो पेपर डिले होता रहा। रीजन, एक फीमेल ने क्या किया था, केस किया था, ठीक है, कि और वो क्या थी, एसिड अटैक की विक्टिम थी। वो क्या थी, एसिड अटैक की विक्टिम थी। तो एम्स दिल्ली ने बोला कि एसिड अटैक का विक्टिम होना किसी भी टाइप की हैंडीकैप्ड नहीं है ना, वो एक हैंडीकैप्ड नहीं है, क्योंकि एम्स का लॉजिक था भाई वो अपने रूटीन काम कर सकती है, वो कोई भी काम कर सकती है। तो एम्स दिल्ली इससे जो फिजिकल हैंडीकैप्ड वाला सर्टिफिकेशन होता है, जो रिजर्वेशन होता है, वो देने से मना कर दिया। ठीक है, जो एम्स थे, जो एम्स जो कंबाइंड एम्स का एग्जाम करवा रहे थे, उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उनके पास लॉजिक था कि भैया हैंडीकैप्ड तो ये होता है, हैंडीकैप्ड इज ए सोशल टर्म, नॉट ए फिजिकल टर्म, तो आप इसको हम यहाँ पे नहीं देंगे। लेकिन उस लड़की ने कंटिन्यू केस रखा, आगे हियरिंग होती गई। अब आपको पता ही है कि लाइक एक सीट की बात थी और एसिड अटैक की विक्टिम है, तो ऑब्वियसली बात है उसके लिए चैलेंजेस तो है। गवर्नमेंट ने हालांकि केस का फेवर किसके दिया, बेसिकली फेवर कैंडिडेट्स के हक में ही जाता है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम 80-20 को छोड़ दें अगर, तो मैक्सिमम टाइम कैंडिडेट के हक में जाता है, और डिसीजन लिया गया कि भैया आप इसको क्या दें, रिजर्वेशन दे दें। ठीक है, इसको आप क्या दें, रिजर्वेशन दे दें। और फिर इस डिसीजन के साथ 2020 में एग्जाम हुआ। ठीक है, तो बेसिकली जो हैंडीकैप्ड आप एग्जाम्स में देखते हैं ना, वो रियल हैंडीकैप्ड नहीं है। लाइक वहां क्या था, एक हाथ कट गया तो हैंडीकैप्ड दे दिया, इसीलिए फिर हैंडीकैप्ड के लिए एक परसेंटेज डिसाइड हुआ कि अप्रोक्स इतना परसेंट कट होना चाहिए, वरना तो कोई नॉर्मल उंगली कट के आ जाएगा कि भैया हम तो लो देखो, हम तो क्या हो रखे हैं, हैंडीकैप्ड हो रखे। दैट इज नॉट हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप्ड इज लाइक वो कोई काम करने में कैपेबल नहीं है, अपनी फैमिली के लिए रोल प्ले नहीं कर सकता। इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वो खत्म होता है। एक बार रिवाइज करना चाहेंगे, क्विक रिवीजन हम इस चार्ट के साथ में आप देख सकते हैं। ये चार्ट मैंने आपको शुरू में बनवाया था। इन क्वेश्चन में देखिए एक सिंपल सी बात है, बिना ओवरथिंक करे जैसे ही ऑप्शन दिखे, मैंने जो बेसिक आपको रिक्वायरमेंट्स बताई हैं उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर दीजिए। आपका आंसर गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, टारगेट हाई, पीआर यादव, कहीं से भी कीजिएगा, गारंटी ले रहा हूं आपके आंसर सही होंगे, गलत नहीं होंगे। तो आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा। सभी को समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, और अगर डाउट नहीं है तो हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देंगे। मिलेंगे आपसे किसी दिन फिर एक नए और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। महिमा सिंह जी, आपको क्या कंफ्यूजन है? कैन यू प्लीज एलाबोरेट योर कंफ्यूजन? व्हाट इज द मेन कंफ्यूजन? देखिए, मेनली जो कंफ्यूजन आता है प्री मॉडल प्रिवेंशन का, वो एजुकेशन की वजह से आता है। मैंने आपको बता दिया है कि बेसिकली जो स्पेसिफिक एजुकेशन होती है वो प्राइमरी में आती है, जनरल एजुकेशन आपकी प्री मॉडल में आती है। और एक चीज मैंने आपको बताई कि अगर कोई प्री मॉडल की एजुकेशन है, जैसे मान लो बोला कि एजुकेशन अबाउट हैंड वॉशिंग, दैट इज प्री मॉडल, बट मैंने बोला कि मैं खाना खाने से पहले हाथ धो रहा हूं, आई एम यूजिंग प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, अगर मैंने बोला छोटे भाई को, भाई खाना खाने से पहले हाथ धो क्या, दैट इज प्री मॉडल। आई एम वॉशिंग माई हैंड बिफोर टेकिंग फूड, दैट इज प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, मैंने छोटे भाई को बोला कि भाई गाड़ी चलाने जा रहा है, हेलमेट पहन करके गाड़ी चलाना, दैट इज प्रीमोडियल। लेकिन मैंने बोला मैं गाड़ी चला रहा हूं हेलमेट पहन करके, मैं कार चला रहा हूं सीट बेल्ट लगा करके, दैट इज प्राइमरी, दैट इज प्राइमरी। क्लियर है? और इसके अलावा कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं होता है। क्लियर है सभी को? किसी का कोई डाउट और पूछ सकता है? एनी डाउट रिगार्डिंग लेवल ऑफ प्रिवेंशन? आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको मैं एक एडवाइस करूंगा, इनके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। हमेशा हमेशा के लिए टॉपिक आपका हो जाएगा, आप कभी भूलेंगे नहीं।
बिल्कुल, मास एजुकेशन इज प्रीमोडियल। एक लार्ज स्केल में जनरल एजुकेशन, दो पॉइंट होते हैं। सभी पॉपुलेशन पे, मास पॉपुलेशन का मतलब होता है एक बड़ी पॉपुलेशन पे, ठीक है, तो वो तो आप दे सकते हैं, लाइक सभी के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जेंडर बेस पर, एज की बेस पर, कोई भी स्पेसिफिक ग्रुप के बेस पर, सारे ग्रुप, सभी ग्रुप्स के लिए वो अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। लार्ज पॉपुलेशन को सीएचसी में एजुकेट कर रहे हैं, आपने कोई टॉपिक बताया नहीं है, नॉर्मली एजुकेट कर रहे हैं, तो प्रीमोडियल प्रिवेंशन। पूजा डैया जी, बिल्कुल प्रीमोडियल प्रिवेंशन, जब तक आपने मेंशन नहीं किया है यहां पर। न्यूट्रिशनल रिलेटेड प्रोग्राम एंड पॉलिसी, बिल्कुल न्यूट्रिशनल रिलेटेड प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी प्राइमरी में आएंगी, हेल्थ प्रोग्राम इज इन सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन। बिल्कुल, न्यूट्रिशनल वाली जितनी भी पॉलिसी होती है बेसिकली आप लोगों की किस लिए होती हैं, उसकी जो कोई भी जो सप्लीमेंटेशन है उसकी कमी ना हो, ठीक है। हालांकि देखो, जब आप पढ़ेंगे तो मैक्सिमम प्राइमरी में आते हैं प्रोग्राम्स, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है मेरे माइंड में आप लोगों के लिए, ये मैं कैसे भूल सकता हूं, ये तो लाइक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करके बताइए आप सभी लोगों का फेवरेट। क्वारंटीन इज विच लेवल प्रिवेंशन? क्वारंटीन इज विच लेवल प्रिवेंशन? आइसोलेशन इज विच लेवल प्रिवेंशन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इज प्राइमरी प्रिवेंशन। फटाफट मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, लिख दीजिए क्यू के आगे और आइसोलेशन के आगे। ओल्ड एज केयर किससे रिगार्डिंग? मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैंने आपको बताया प्राइमरी के अंदर। ओल्ड एज केयर नॉर्मली आप कर रहे हैं केयर तो प्राइमरी है, कोई डिजीज का आपको कोई सिम्टम्स के बेसिस पे है देन सेकेंडरी हो जाएगा। लाइक नॉर्मल आप केयर कर रहे हैं, ठीक है, पर्पस पता होना चाहिए ना हमें, तो क्वेश्चन ही आपका थोड़ा सा स्पेसिफाइड नहीं है ये। बिकॉज ऐसा इसलिए है आरजे, हम दूसरों को एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है, बट हम उसे जब यूज कर रहे हैं, लाइक मैंने तुमको बोला भाई हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना, तो मेरी तरफ से ये सिर्फ एक एजुकेशन थी, मैंने आपको एजुकेशन दी, दैट इज प्रीमोडियल, लेकिन मैं हेलमेट पहन के कर रहा हूं, आई एम यूजिंग ए स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, आई एम यूजिंग ए स्पेसिफिक मेथड, आई एम यूजिंग ए स्पेसिफिक टेक्निक, तो दैट इज प्राइमरी, ठीक है, क्योंकि वो चला जाएगा प्रोटेक्ट स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर। आइसोलेशन प्राइमरी, क्वारंटीन प्राइमरी, क्वारंटीन प्रीमोडियल। देखिए क्वारंटीन एंड आइसोलेशन कोई एजुकेशन की चीज नहीं है, मैं बोलूं भाई मैं क्वारंटीन पे हूं, लाइक कर नहीं रहा हूं, मैं भीड़ में खड़े होकर के बोल रहा हूं आई एम ऑन क्वारंटीन, लाइक एजुकेशन दे रहा हूं क्वारंटीन के बारे में, दैट इज नॉट क्वारंटीन। क्वारंटीन एक मेथड है, एक चीज है, ठीक है, तो बेसिकली प्रीमोडियल नहीं हो सकता क्वारंटीन कभी भी, या तो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा। अब एक सिंपल सा मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, कभी भी लाइफ में जब आए ऐसा क्वेश्चन या आइसोलेशन एंड क्वारंटीन में डिफरेंस करना हो तो एक सिंपल सा याद रखना, क्वारंटीन हमेशा हेल्दी पर्सन का करते हैं एंड आइसोलेशन हमेशा डिजीज्ड पर्सन का करते हैं। आइसोलेशन हमेशा डिजीज्ड पर्सन का करते हैं, क्वारंटीन हमेशा हेल्दी पर्सन का करते हैं। तो सिंपल सी बात है, डिजीज होने से पहले प्राइमरी या फिर प्रीमोडियल, प्रीमोडियल होगा नहीं क्योंकि क्वारंटीन इज नॉट ए एजुकेशन, है ना, इट्स एन मेथड, इट्स एन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो क्वारंटीन इज ऑलवेज प्राइमरी, क्वारंटीन इज ऑलवेज प्राइमरी। क्लियर है? ठीक है, याद में रखिएगा। देन हम बात करते हैं डिजीज, या तो सेकेंडरी या फिर टर्सरी, डिजीज होने के बाद या तो सेकेंडरी या फिर टर्सरी। तो हम डिजीज पर्सन का कर रहे हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी हो जाएगा,
क्योंकि टर्सरी का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि कोई आइसोलेशन से हम किसी का कोई रिहेबिलिटेशन नहीं करते हैं। अब देखो ये सेकेंडरी है, बट यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन आता है आइसोलेशन इन मम्स डिजीज, आइसोलेशन इन मम्स डिजीज, ये याद में रखिएगा, ये हमेशा प्राइमरी में होगा, है ना। आइसोलेशन इन मम्स डिजीज स्पेसिफाई कर दे, ये एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन भी क्यों है मैं वो भी बताऊंगा आप लोगों को। मम्स में आपको ध्यान में रखना है क्या, मम्स में आइसोलेशन प्राइमरी है, इसके अलावा हर जगह आइसोलेशन सेकेंडरी है, ठीक है। इवन कई बार पूछा जाता है, जैसे मान लो इस बंदे को क्या है, मिजल्स है, इस बंदे को मिजल्स है, और ये आप हो, ये आप हो, और आपने क्या कर रखा है, मास्क लगा रखा है, आपने क्या लगा रखा है, मास्क लगा रखा है, ठीक है। या एक टाइप का क्या है, मास्क लगाना एक टाइप का कौन सा आइसोलेशन है, रेस्पिरेटरी आइसोलेशन है ना। आप क्या हो रखे हैं, रेस्पिरेटरी आइसोलेशन हो रखे हैं। विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज दिस, ये बंदे को क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया, इसे भी क्या कर दिया यहाँ पे, या आप बोल सकते हैं कि लाइक इसने मास्क लगा रखा है और ये अपने आप को आइसोलेशन कर रहा है। अब इस पर्सन ने कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन यूज किया है, तो इस पर्सन ने प्राइमरी यूज किया है एंड इन महाशय ने सेकेंडरी यूज किया है। समझ में आया। सर नंबर्स वाले मैसेज नहीं जाते क्या लाइव चैट में, मतलब समझा नहीं मैं, नंबर्स का करके देख लो। बिल्कुल जा रहे हैं, देखिए मैंने अभी 1 2 3 किया है। सर आइसोलेशन बिफोर स्टार्टिंग एंटीबायोटिक्स इन मेनिंजाइटिस, डायग्नोसिस कर दिया है महिमा सिंह जी, ऑलवेज सेकेंडरी, आइसोलेशन इज सेकेंडरी, ठीक है, बेसिक सा है, ठीक है। एक डिजीज मैंने आपको बताया मम्स, इसमें याद कर लीजिए, इसमें होगा प्राइमरी, ठीक है। मास्क लगाना इज प्राइमरी, ठीक है। हाँ, आपको मिजल्स हो गया है, अब आप मास्क लगा रहे हैं, तो आप रेस्पिरेटरी आइसोलेशन यूज कर रहे हैं, देन आप किसमें चले जाएंगे, सेकेंडरी में चले जाएंगे, ठीक है। मान लो मैं नॉर्मली मास्क लगा के घूम रहा हूं ताकि मेरे दोस्त को जो कोविड हुआ था या मिजल्स हुआ था मैं उससे बच सकूं, मैंने मास्क लगा लिया, दैट इज प्राइमरी। लेकिन मुझे क्या हो गया है, मिजल्स हो गया, मैं मास्क लगा के घूम रहा हूं, मैं चाहता हूं मेरे बाकी दोस्तों को ना हो, दैट इज सेकेंडरी। समझ गए। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अभी भी 5 मिनट का मैं टाइम आप लोगों को दे रहा हूं, इसके बाद वी विल फिनिश द क्लास। चलिए, किसी का कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चंस निकाल लेना, बहुत अच्छे से हो जाएंगे, मैं गारंटी ले रहा हूं। निकाल के देखो क्वेश्चंस, ना अगर ऐसे धड़ धड़ करके क्वेश्चन हो जाए तो बोलना, ठीक है। सारे क्वेश्चन निकाल लो, टारगेट हाई से पीआई यादव दोनों बुक्स में अच्छे से क्वेश्चन है, निकाल के देखो, मजा आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।